नेक्स्ट वीडियो इज़ ऑन एंटीमेटिक्स, जो कि हमारा दूसरा टॉपिक है। अगर आप ड्रग ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के बारे में बात करें तो हमारे एंटीमेटिक्स में क्या है कि ये नोज़िया एंड वॉमिटिंग के अगेंस्ट क्या होते हैं, इफेक्टिव होते हैं। एंड ये क्या करते हैं, मोशन सिकनेस को ट्रीट करते हैं और साथ में क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं ऐसे रिसेप्टर्स को जो कि एमएसए से रिलेटेड होते हैं। और ये एक और चीज़ों में वर्क करते हैं कि अगर किसी को ओपियोइड एनाल्जेसिस से रिलेटेड या फिर थेरेपी से रिलेटेड जो साइड इफेक्ट्स आ रहे होते हैं, जैसे कि बहुत ही कॉमन साइड इफेक्ट्स कीमोथेरेपी और ओपियोइड्स का होता है कि किसी पर्सन को नोज़िया एंड वॉमिटिंग आना, तो उसके लिए भी यूज़ होता है। तो ये भी पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं। और ये हम लोग चौथा पॉइंट क्या करेंगे, एक्ट ऑन द डिफरेंट साइड्स ऑन द बॉडी सच एज कीमोरिसेप्टर ट्रिगर्स एंड न्यूरमस कंजेशन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ये हो जाएगा इंट्रो। आप इंट्रो में से ऐड कर सकते हैं कि इफेक्टिव होंगे मोशन सिकनेस के, और साथ में भी करेंगे कि ये जो होते हैं एमएसए सेंटर्स पे आकर के हमारी नोज़िया एंड वॉमिटिंग को इन्हांस करते हैं और इन्हांस नहीं अगेंस्ट होते हैं और कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन्स पे वर्क करते हैं ताकि कि हमारी एमेटिक सेंटर्स को स्टॉप कर सके वर्क करने से और हमारी नोज़िया एंड वॉमिटिंग हमारी स्टॉप हो सके। अब बात है क्लासिफिकेशन पे। क्लासिफिकेशन हमारी जो है ब्रॉडली क्लासिफाइड है। अगर आप सबसे पहले क्लासीफाई करके बताना चाहते हैं कि क्या क्या है इसमें, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 5-HT3 एंटागोनिस्ट होता है और साथ ही में सेंट्रली एक्टिंग होते हैं। और हमारे और भी अगर बात करें तो हमारे हिस्टामिन रिसेप्टर ब्लॉकर भी होते हैं एंड NK1 रिसेप्टर भी होता है एंड साथ में मस्करिनिक रिसेप्टर भी होता है एंड कैनाबिनॉइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है और साथ ही में ये बेंजोडायज़ेपिन होता है। ये सारे हमारे क्लासिफिकेशंस होते हैं, तो आप इनको एक साथ चार्ट कर सकते हैं, जैसे कि हमने इसमें भी देखा है कि NK1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। अब हम बात करते हैं हर एक क्लासिफिकेशन के अंदर। तो सबसे पहले हमारा क्या है, 5-HT3 एंटागोनिस्ट। 5-HT एंटागोनिस्ट क्या होता है कि 5-HT3 रिसेप्टर जो होते हैं उनके अगेंस्ट ये वर्क करता है, मतलब ब्लॉक करता है अ टाइप ऑफ सेरोटोनिन। अब पहला पॉइंट हमारा क्या होगा कि ब्लॉक करेगा। एंटागोनिस्ट का क्या मतलब होता है, किसी भी चीज़ को ब्लॉक करने वाला है, फिर किसी के रिएक्शन को स्टॉप करने के लिए उसे कहते हैं हम लोग एंटागोनिस्ट। तो एंटागोनिस्ट का मतलब ये होता है, मतलब अ सब्सटेंस दैट स्टॉप्स द एक्शन और इफेक्ट ऑफ एनी अदर सब्सटेंसेस। ठीक है, तो एंटागोनिस्ट का मतलब ये होता है। अब हम बात करते हैं कि ब्लॉक करना 5-HT3 रिसेप्टर को, और एक ऐसा टाइप ऑफ सेरोटोनिन रिसेप्टर होता है जो कि स्पेशली रिलेटेड होता है कीमोथेरेपी या फिर सर्जरी के लिए। हम क्या करते हैं, ब्लॉक करता है। अभी क्या करेगा, ब्लॉक करेगा सेरोटोनिन के एक्शन को एंड स्पेसिफिक रिसेप्टर इन दी GI1 ट्रैक ऑफ दी सिनस। ठीक है, तो हमारा पहला पॉइंट, हमारे सारे पॉइंट हो गए कि 5-HT3 एंटागोनिस्ट को बंद करेगा। साथ ही में रिसेप्टर जो होते हैं, सेरोटोनिन रिसेप्टर्स होते हैं, उनके अगेंस्ट ये वर्क करता है। एंड साथ में हमने ये भी देखा कि ये बोल रहा है कि ब्लॉक करता है सेरोटोनिन के एक्शन को एंड स्पेसिफिक रिसेप्टर जो GI ट्रैक में प्रेजेंट होते हैं। अब हमारा क्या है, दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, 5-HT3 रिसेप्टर्स आर फाउंड इन टर्मिनल्स ऑफ दी वेगस नर्व। अब जो 5-HT3 रिसेप्टर होते हैं वो वेगस नर्व के टर्मिनल्स में फाइंड करे जाते हैं एंड इन सर्टेन एरिया ऑफ ब्रेन्स में भी पाए जाते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इसी रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके एंटीमेटिक्स वर्क करेगी। अब हम बात करते हैं ऑन्डास्ट्रॉन की, जो कि इसकी एग्जाम्पल है, बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है। क्या है हमारा ऑन्डास्ट्रॉन। ठीक है, तो ऑन्डास्ट्रॉन की बात करते हैं हम, तो रेडियोथेरेपी इंड्यूस वॉमिटिंग या फिर कीमोथेरेपी या फिर पोस्ट ऑपरेटिव में यूज़ किया जाता है। ठीक है, सिंपल सी बात ये हुई कि रेडियोथेरेपी इंड्यूस वॉमिटिंग, कीमोथेरेपी या फिर पोस्ट ऑपरेटिव में यूज़ किया जाएगा। इसका डोज 4 to 8 mg होता है, रूट ओरल, IV या IM होता है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। फिर आप एंडोस्टोन में क्या कर सकते हैं, इसके आगे भी ऐड ऑन कर सकते हैं। डोज़ हमारा इतना बड़ा है कि अगर आप 12 साल से जो बड़े बच्चे हैं, एडल्ट हैं, उनके लिए आप क्या क्या दे सकते हैं कि 0.15 mg दे सकते हैं, मतलब 1.5 mg पर kg के हिसाब से दे सकते हैं 3 टाइम दिन में। ठीक है, और 0.45 mg वंस दे सकते हैं, 8 to 10 mg इतना दे सकते हैं। तो आप ये लिख सकते हैं। और ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम है, वो एक्सेसिव वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी के लिए होता है। मतलब ग्रेविडेरम क्या होता है कि एक्सेसिव वॉमिटिंग हो रही है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, उसके लिए हम लोग ट्रीटमेंट के लिए भी दे सकते हैं। अब नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप फार्माकोलॉजी का पेपर लिख रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में, यूनिवर्सिटी पेपर में या फिर एक्सटर्नल एग्जाम्स में, तो आप बताएंगे कि पोस्ट ऑपरेटिव नॉन वॉमिटिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, 4 mg एज सिंगल डोज अप्रोप्रिएटली 30 मिनट्स के लेंगे बिफोर द एंड ऑफ द एनेस्थीसिया। ठीक है, फिर एसेस करेंगे एलर्जी हिस्ट्री के लिए कि कभी किसी को एलर्जी तो नहीं हुई चीज़ से, और कॉशन के साथ यूज़ करेंगे। ठीक, कार्डिक कंडक्शन एब्नॉर्मलिटीज़ अगर हैं तो। ठीक, QT प्रोलॉन्गेशन है, मेडिकेशन नोन टू प्रोलॉन्ग QT इंटरवल्स, मतलब यही सारी चीज़ों के लिए हम, मतलब अगर कह सकते हैं कार्डिक कंडक्शन एब्नॉर्मलिटीज़ के लिए, जिसके एग्जांपल हम लोग ने बीच में देख रखे हैं। अब नोट करेंगे कि ओरल IV डोसेज जो होते हैं डिफरेंट शेड्यूल्स पे दिए जाते हैं, शुड नॉट बी administered ऑन दी PRN बेसिस पे। और फिर बात करते हैं एसेस थेरेपेटिक इफेक्टिवनेस। ठीक है, और एडवर्स रिएक्शंस को देखेंगे और पेशेंट को टीच करेंगे पॉसिबल साइड इफेक्ट्स या फिर एडवर्स सिम्टम्स टू रिपोर्ट। ठीक है,
फिर हमारा नेक्स्ट हम ड्रग पे आते हैं। सेंट्रली एक्टिंग डोपामिन रिसेप्टर अकॉगनिस्ट के बारे में, मतलब क्या है यहाँ पे, डोपामिन रिसेप्टर के अगेंस्ट काम कर रहा है ये ड्रग, जिसको हम लोग प्रोकाइनेटिक ड्रग्स भी कहते हैं। और इंट्रो में आप क्या लिखोगे कि डोपामिन रिसेप्टर्स जो होते हैं ब्रेन में उसको ब्लॉक कर देता है। फिर उसके बाद हम हेडिंग डालोगे कि कहाँ कहाँ पे वर्क कराता है, क्या इंडिकेशंस होते हैं। तो इंडिकेशन यहाँ पे बात करेंगे अपर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी डिसऑर्डर्स, जिसमें हम 10 mg ओरली देंगे 3 से 4 टाइम दिन में, ठीक है। और फिर अगर मोटिलिटी डिसऑर्डर अगर ज़्यादा है, मैक्सिमम डिसऑर्डर है, तो फिर हम क्या करेंगे 20 mg देंगे 3 से 4 टाइम दिन में जो होता है। फिर उसके बाद हम पेशेंट एजुकेशन क्या देंगे उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे। फिर हम दूसरा पॉइंट ये भी कह सकते हैं कि नॉज़िया एंड वॉमिटिंग जो कि एसोसिएटेड होती है डोपामिन एकोगनिस्ट से या एंटी पार्किंसन एजेंट से, मतलब जो एंटी पार्किंसन एजेंट्स होते हैं जो ड्रग्स होते हैं, या फिर डोपामिन एकोगनिस्ट मतलब जो डोपामिन के अगेंस्ट वर्क ना करके उनके लिए या फिर उनके साथ वर्क कर रहे होते हैं, डोपामिन को इन्हांस कर रहे होते हैं उसके एक्शन को। अगर ऐसे ड्रग के एसोसिएटेड अगर नॉज़िया वॉमिटिंग होती है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डोपेरिडोन देते हैं। कितना, 20 mg 3 से 4 टाइम दिन में। फिर हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करेंगे। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमारा क्या होता है, ऐड करेगा D2 रिसेप्टर्स पे, ठीक है, जो GI ट्रैक में पाए जाते हैं, ओके। और CTZ दैट इज़ कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन जो होता है हमारा, जो कि ब्रेन में पाया जाता है। तो एक GI ट्रैक में वर्क करेगा, एक CTZ जो कि ब्रेन में वर्क करेगा। ये आप डोपामिन वहाँ वर्क करता है, जिसकी वजह से ब्लॉकेज की वजह से GI मोटिलिटी हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सॉरी फॉर दिस मेस, बट आप इसको इग्नोर करके यहाँ पे GI मोटिलिटी कम हो जाएगी। जब GI मोटिलिटी हमारी कम होगी तो हमारी वॉमिटिंग जो होगी ट्रिगर नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से नॉज़िया एंड वॉमिटिंग हमारी कम हो जाएगी। और यही हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सिंपल सा डोपेरिडोन का। अब डोज के बाद हमने बात कर ली थी कितना देना होता है। इंडिकेशन हमारी नॉज़िया वॉमिटिंग है। अब गैस्ट्रो जो हमारी पेरेसिस है उसमें भी दे सकते हैं, पीडियाट्रिक गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स में भी दे सकते हैं। अब हम बात करेंगे पेशेंट एजुकेशन क्या होगा। तो हम क्या कहेंगे कि टेक एज डायरेक्टेड 15 से 30 मिनट प्रायर टू द मील से 15 से 30 मिनट पहले देना है। और डोसेज को इंक्रीज़ नहीं करना है। प्रिस्क्राइबर को क्या है, कंसल्ट करना है, ठीक है। फिर डिजीनेस, हेडेक, इंसोम्निया, इरिटेबिलिटी भी कॉज करेगा, जिसकी वजह से हम प्रिस्क्राइबर को कांटेक्ट करेंगे कि हमारे में कोई एबनॉर्मल मूवमेंट ना हो रहा है, कंफ्यूजन जो भी जनरेट हो रही है, उसकी वजह से हम उसके बाद हम लोग प्रिस्क्राइबर को कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। रिपोर्ट ब्रेस्ट पेन, एनलार्जमेंट, मिल्क प्रोडक्शन, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़, इम्पोटेंसी भी हम लोग क्या करेंगे, रिपोर्ट करेंगे अगर हुआ। प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग प्रिकॉशंस हैं। इन्फॉर्म प्रिस्क्राइबर इफ़ यू आर इंटेंट टू बिकम प्रेग्नेंट, मतलब अगर कोई भी पर्सन अगर प्रेग्नेंट हो गया है या फिर चांसेस है कि वो प्रेग्नेंट होगा, तो उसके लिए आप प्रिस्क्राइबर से कांटेक्ट करें। तो यही था हमारा पूरा सेंट्रली एक्टिंग डोपामिन रिसेप्टर्स के बारे में, ठीक है। अब हम बात करेंगे हमारा तीसरा क्लासिफिकेशन, जो क्या है न्यूरोकाइनिन रिसेप्टर्स, NK1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। हमने पहला क्या पढ़ा था, 5-HT3। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि सेंट्रली एक्टिंग डोपामिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। फिर हम बात करेंगे NK1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ये क्या करेगा, वर्क बाय ब्लॉकिंग द बाइंडिंग ऑफ द सब्सटेंस P, ठीक है, टू द NK1 रिसेप्टर इन द ब्रेन रिसेप्टर ऑफ द वॉमिटिंग सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पे इसने क्या कहा कि हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वर्क करेगा कैसे, जब हमारा सब्सटेंस P होता है जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, किसका, NK1 रिसेप्टर्स पे जाके जो अटैच होगा, जो कि ब्रेन स्टेम में होता है। तो सब्सटेंस P को NK1 रिसेप्टर पे अधेर होने से रोकता है, जिसकी वजह से हमारी जो एंटी एमेसिस या फिर एंटी एमेटिक जो एजेंट्स होते हैं वो वर्क कर पाता है। इसका एग्जांपल क्या है, एप्रीपिटेंट, जो कि प्रिवेंट कीमोथेरेपी इंड्यूस नॉज़िया एंड वॉमिटिंग। ये 5-HT3 वाले में भी हो रहा था, ठीक है। और मे बी यूज़ टुगेदर विद दी ऑन्डेस्ट्रॉन के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, डेक्सामेथासोन के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ अ कॉर्टिकोस्टेरॉइड। फिर हम बात करते हैं हिस्टामिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, कौन सा, H1 वाला। अभी मेडिकेशन क्या करेगी, ब्लॉक करेगी एक्शन को हिस्टामिन के एट H1 रिसेप्टर। मतलब क्या है, H1 रिसेप्टर पे हिस्टामिन का जो एक्शन होता है उसको स्टॉप कर देती है, ठीक, समझ में आया। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, रिसेप्टर इन्वॉल्व इन दी वेरियस जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस पे होता है, इंक्लूडिंग एलर्जिक रिएक्शन, इन्फ्लामेशन एंड दी स्लीप। तो ये रिसेप्टर जो होते हैं अलग अलग प्रोसेस में भी इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि एलर्जिक रिएक्शन या फिर इन्फ्लामेशन हो रखा है या फिर आपको नींद आ रही, तो उसमें भी ये सारे जो रिसेप्टर है हिस्टामिन उसमें एक्ट करता है। जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा होगा HN में, अगर आपने या माइक्रोबायोलॉजी में आपने एलर्जिक रिएक्शंस के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि हिस्टामिन ये भी प्रोसेस में इन्वॉल्व रहता है, ठीक है।
तो यहाँ पे क्लियर हुआ कि मेडिकेशन क्या कर रहा है, हिस्टामिन को H1 रिसेप्टर पे जाने से ब्लॉक कर रहा है। अब क्या है, एग्जांपल इसका साइक्लिजिन है, मैक्लिजिन है और डाइफेनहाइड्रामाइन है, प्रोमेथाजिन है, ठीक, और फिनोथियाजिन है। अब हम इसमें से एक को बात करेंगे, प्रोमेथाजिन की बात करते हैं। तो डेराइवेटिव होता है विथ एंटी डोपामिनर्जिक क्या है प्रॉपर्टीज़, ठीक है। क्या है इसकी डेराइवेटिव्स विद दी एंटी डोपामिनर्जिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मतलब प्रोमेथाजिन क्या है, एक फिनोथियाजिन का क्या है डेराइवेटिव्स है। सॉरी फॉर दैट मिस्टेक, एक तो मैंने बहुत ही ऐसा मेस लिखा है, मैंने मतलब नोट्स के हिसाब से बनाया था, तो आई एम बीइंग कंफ्यूज समटाइम्स और बहुत ही मिस प्रोनाउंसिएट भी कर देती हूँ बीच बीच में, बट लेट बी, सॉरी फॉर दैट। अब हम फिर से प्रोमेथाजिन पे कंसंट्रेट करते हैं। तो प्रोमेथाजिन क्या होता है, फिनोथियाजिन जो होता है उसका डेराइवेटिव होता है जिसके अंदर एंटी डोपामिनर्जिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब आपको पता है अगर एंटी डोपामिनर्जिक प्रॉपर्टीज़ होंगी तो एमेटिक को क्या है, एमएसएस को क्या करेगा, रोकेगा। तो प्रोमेथाजिन वर्क एज अ डायरेक्ट एंटागोनिस्ट। ये क्या करता है, डायरेक्ट एंटागोनिस्ट की तरह वर्क करता है एट दी मीजोलिम्बिक डोपामिन रिसेप्टर, जो कि एक रिवार्ड पाथवे होता है, एंड अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर इन दी ब्रेन। तो इस हिसाब से क्या होगा, जब प्रोमेथाजिन डायरेक्ट एंटागोनिस्ट है किसका, एंटी डोपामिनर्जिक का भी है, जो कि मीजोलिम्बिक डोपामिनिक रिसेप्टर्स पे वर्क करेगा एंड अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर पे वर्क करेगा, जिसकी वजह से ये क्या करेगा, रोकेगा एमएसएस को। ये तो क्लियर हुआ। अब आपको इतना कुछ लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, बट इफ़ यू वांट यू कैन राइट दिस, ठीक है, क्योंकि बहुत ही बड़ा क्लासिफिकेशन हो जाएगा कि आप हर एक ड्रग को एक्सप्लेन करोगे। ऐसे बहुत सारी बुक्स में ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं, दैट्स वाई आई हैव एलॉबरेटेड दीज क्लासिफिकेशन। एक पर एक क्लासिफिकेशन को मैंने बड़े तरीके से एलॉबरेट किया ताकि कि आप एग्ज़ाम में एक्स्ट्रा थोड़ा लिख पाओ, ठीक है। अलग अलग साइट से, अलग अलग बुक से मैंने कंटेंट कलेक्ट किया है। इफ़ यू वांट दैट कि आपको पता चले कि मैंने कहाँ से नोट्स जो हैं एक्सट्रैक्ट किए हैं, तो यू कैन कमेंट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं प्रोमेथाजिन। तो प्रोमेथाजिन की बात हमने कर ली कि कहाँ किसका डेरिवेटिव होता है, फिनोथियाजिन का, और ये क्या करेगा, एंटागोनिस्ट की तरह वर्क करता है, जो कि रिसेप्टर्स, डोपामिन रिसेप्टर्स होते हैं, मीजोलिम्बिक डोपामिन रिसेप्टर्स के एंटागोनिस्ट होगा, और अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स के अगेंस्ट ही वर्क करता है, ठीक है, ब्रेन में जो कि प्रेजेंट रहता है। अब आते हैं पाँचवा हमारा क्लासिफिकेशन, जो है मस्कैरेनिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ये क्या है, एक टाइप ऑफ एसिटाकोलिन रिसेप्टर है, एसीएच रिसेप्टर है, ठीक है, जो कि प्रोटीन होता है, जो कि सरफेस ऑफ सेल पे पाया जाता है, जो कि रिस्पॉन्ड करता है न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाकोलिन के लिए, ठीक है। तो एक एसीएच रिसेप्टर है जो कि एसीएच न्यूरोट्रांसमीटर के लिए वर्क करता है, जो कि सेल पे पाया जाता है। तो मस्कैरेनिक रिसेप्टर, एक आपको मैंने बताया कि मस्कैरेनिक रिसेप्टर क्या होता है, एसीएच रिसेप्टर होता है, दैट इज़ एसिटाकोलिन रिसेप्टर, एक प्रोटीन जो कि सरफेस पे पाया जाता है, जो कि न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाकोलिन के लिए वर्क करेगा। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा ना कि एसिटाकोलिन के अगेंस्ट ये वर्क कर रहा है, ठीक है, मस्कैरेनिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। तो ये मैंने आपको इलाबरेट किया कि ये क्या है और ये किसके अगेंस्ट वर्क कर रहा है, तो ये क्लियर हो गया ईजिली। तो ये क्या करेगा, वर्क बाय ब्लॉकिंग द इफेक्ट ऑफ एसिटाकोलिन, ठीक, ऑन दी मस्कैरेनिक रिसेप्टर, सिंपल, जो कि आपने देख लिया कि ब्लॉक करेगा एसिटाकोलिन एसिटाकोलिन की इफेक्ट को मस्कैरेनिक रिसेप्टर पे बाइंड करके, ठीक है, जो कि मस्कैरेनिक रिसेप्टर्स होते हैं। अब आते हैं अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं। तो भी एंटी मस्कैरेनिक एजेंट जो होते हैं एक्ट बाय कम्पिटिटिवली blocking the binding of the ACH in the CNS to muscarinic receptors which help reduce or prevent nausea and vomiting। ये मैं बोल के दिखा रही हूँ, in case you do not understand my writing, I'm really sorry for that। now mechanism of action की बात करें तो एंटी मस्कैरेनिक एजेंट्स क्या करेंगे, ब्लॉक करेंगे ACH को, ठीक है, बाइंडिंग ऑफ ACH जो एसिटाकोलिन है उसके बाइंडिंग को स्टॉप कर देंगे, जो कि CNS में होता है, मस्कैरेनिक रिसेप्टर्स पे जाके, जो मस्कैरेनिक रिसेप्टर मतलब ACH रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंडिंग को ब्लॉक कर देंगे ACH की, जिसकी वजह से नॉज़िया एंड वॉमिटिंग प्रिवेंट होगी। सिंपल वर्ड्स, एग्जांपल क्या है, हायोसिन, हायोसिन क्या है, ठीक है, ब्यूटिलस्कोपोलामीन, हायोसिन ब्यूटिल ब्रोमाइड, इट वर्क्स, ठीक है, इसको ये भी कहते हैं, जिसको हम लोग हायोसिन ब्यूटिल ब्रोमाइड भी कह सकते हैं, ठीक है, आप इसको सिंपल हायोसिन भी बोल सकते हैं, ठीक है। इफ़ यू डू नॉट रिमेंबर दिस वर्ड, या फिर आपको ये वर्ड भी ना याद रखे, तो सिंपल हायोसिन लिख के आ जाइएगा, क्योंकि बहुत ही बड़ा क्लासिफिकेशन हो जाएगा एंड बहुत ही इनफ हो जाएगा कंटेंट आपके लिए। इट वर्क्स बाय रिलैक्सिंग द स्मूथ मसल इन योर स्टमक एंड गट। ये क्या करेगा, रिलैक्स करेगा आपकी स्मूथ मसल्स को, जो कि आपकी स्टमक एंड गट में होती है, और यूज़ बिफोर द सर्जरी टू डिक्रीज द सलाइवा।
सलाइवा को कम करने के लिए होती है बेसिकली। ठीक है, ये क्लियर हुआ। रिलैक्स कर रहा है किसको, स्मूथ मसल को, जो कि स्टमक एंड गट में आपके प्रेजेंट होती है। अब हमारा 6th क्लासिफिकेशन क्या है, कैनाबोनाइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। तो ये क्या हो जाता है, अब कैनाबोनाइड आपको पता है, आपने बहुत सारी चीज़ों में पढ़ा भी होगा और आपको शायद ना भी पता हो तो मैं बता दूँ, कैनाबिन प्लांट होता है, कैनाबिड प्लांट होता है। ठीक है, तो डिराइव फ्रॉम द कैनाबिड प्लांट पर्टिकुलरली THC दैट आर यूज टू रिड्यूस द नोजिया एंड वॉमिटिंग। ठीक, तो ये कैनाबिड प्लांट से निकाला जाता है और ये रिड्यूस करता है नोजिया एंड वॉमिटिंग को। फिर एक्टिवेट कैनाबोनाइड CBI रिसेप्टर। ठीक है, इन द ब्रेन स्टेम एंड द एंटेरिक नर्वस सिस्टम। ये क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा कैनाबोनाइड को, ठीक है, CBI रिसेप्टर्स को, जो कि ब्रेन स्टेम में होते हैं एंड एंटेरिक नर्वस सिस्टम में होते हैं, जिसकी वजह से ये इनहिबिट भी करता है 5-HT3 रिसेप्टर्स को भी इनहिबिट करता है एंड GI मोटिलिटी को भी डिक्रीज़ करता है, रिड्यूस करता है नोजिया वॉमिटिंग को। तो आप कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स में एंटागोनिस्ट की बात करोगे तो ये बोल सकते हो कि कैनाबिनॉइड से एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। फिर उसके बाद आप बोल सकते हो कि ये कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स में जाके उसको एक्टिवेट करता है नर्वस सिस्टम में, 5-HT3 रिसेप्टर्स के अगेंस्ट एक्शन भी करता है और GI मोटिलिटी को और नोजिया वॉमिटिंग को डिक्रीज़ कर देगा। इतना हुआ। बेसिकली आप क्या करोगे इसमें, आप आराम से एक और चीज़ लिख सकते हो, मतलब अगर आपको इतना सारा भी नहीं लिखना है तो आप ये भी लिख सकते हो कि एंटागोनाइड कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स। ये भगवान स्पेलिंग भी गलत है। ठीक है, कैनाबिनॉइड रिसेप्टर आपको समझ में आ गया ना, दैट इज़ मैंने क्या बोला, एंटागोनाइज कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स। अब हम बात करेंगे किसकी, एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल हमारा क्या है, हाँ, तो एग्जाम्पल हमारा है ड्रोनाबिनॉल। ठीक है, तो ड्रोनाबिनॉल एग्जाम्पल है। अब इसके बारे में ज़्यादा लिखने की ज़रूरत है नहीं, बट अगर आप ज़्यादा लिखना भी चाह रहे हो तो इसमें लिख सकते हो कि साइटोटॉक्सिक ड्रग्स इंड्यूस वोमिटिंग में हेल्प करता है। फिर हम बात करते हैं बेंजोडायज़ेपिन की। तो ये क्या है, माइल्ड एंटीएमेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनकी, नॉट स्ट्रॉन्ग एंटीएमेटिक नहीं होता है। दे आर ऑफन यूज्ड एज, कैसे यूज़ किया जाता है, एडजेक्टिव मेडिकेशन, स्पेशली एंजाइटी इज़ रिलेटेड टू द नोजिया। ठीक है, तो ये बहुत ही इफेक्टिव नहीं होता है, ये बहुत ही क्या होता है, माइल्ड एंटीमेटिक प्रॉपर्टी होती है बेंजोडायज़ेपिन की, स्ट्रॉन्ग एंटीमेटिक नहीं होता है। और ये एंजाइटी से रिलेटेड नोजिया हो रही होती है उसकी वजह से भी हो सकता है, या फिर एडजेक्टिव मेडिसिन जो होती है उसके लिए हो जाता है। ठीक है, तो उस हिसाब से ये एक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल इसका क्या है, मिडाजोलम एंड लोराज़ेपम। फिर हमारा 8वां क्लासिफिकेशन स्टेरॉइड भी आ सकता है, जिसमें हम डेक्सामेथासोन एंड मेथिलप्रेडनिसोन भी हो जाता है। इसके इनमें क्या होता है, प्रिवेंशन ऑफ दी कीमोथेरेपी इंड्यूस वॉमिटिंग एंड वॉमिटिंग सिंपल वाली वॉमिटिंग हो रही तो भी क्या एक्ट कर जाएगा, कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड है तो भी एक्ट कर जाएगा। तो ये पूरा का पूरा हमारा क्लासिफिकेशन है, ये आप अच्छे से अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। आउटलुक करा देती हूँ क्या क्या हमने पढ़ा है। ठीक है, तो एमेटिक्स के बारे में हमने पहले वाली वीडियो में से पढ़ा था, तो आप उसको जाके उधर देख सकते हो। सबसे पहले हमने एंटीमेटिक्स पढ़ा था, एंटीमेटिक्स क्या होते हैं। फिर हमने क्लासिफिकेशन की बात की थी जिसमें 5-HT3 एंटागोनिस्ट था। उसके बाद हमने 5-HT3 एंटागोनिस्ट के बारे में बताया, फिर एंडास्ट्रॉन के बारे में बताया था। फिर उसके बाद सेंट्रली एक्टिंग डोपामिन रिसेप्टर थे, जिसमें हमने डोमपेरिडोन वगैरह उसका क्लासिफिकेशन बताया। फिर NK1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट के बारे में आपको पूरा बताया, हिस्टामिन के बारे में बताया। फिर मस्करिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट के बारे में बताया। फिर कैनाबोनाइड रिसेप्टर्स एंटागोनिस्ट के बारे में बताया, बेंजोडायज़ेपिन्स एंड स्टेरॉइड्स के बारे में। तो दीज आर दी ड्रग्स। अब आपको इसको एलाबोरेट करके भी लिख सकते हो, इस वीडियोज़ में भी डाल दूँगी इसके बारे में मोर डिस्क्रिप्टिव आपको अगर चाहिए होगा तो। वैसे ही आपको आउटलुक दिया है मैंने। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू फाइंड द वीडियो इज़ इफेक्टिव फॉर यू तो आप लाइक कर सकते हैं। एंड हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट एग्ज़ाम एंड आपके बहुत अच्छे मार्क्स हैं। जस्ट आप इससे भी पढ़ो, आप अगर एक्स्ट्रा पढ़ना चाह रहे हो तो वो भी पढ़ो, बट ये अच्छे नोट्स हैं तो यू कैन ट्राई टू मेक। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इससे पढ़ सकते हैं। इट्स अ वेरी इफेक्टिव वे टू स्टडी दिस। और मैंने आपको बुक्स से भी बहुत सारी चीज़ें दिखाई, तो बुक्स और इसको इंक्लूड करके आप अगर नोट्स बनाएंगे देन यू विल हैव दी अ वेरी गुड कंटेंट फॉर राइटिंग इन द एग्ज़ाम। थैंक यू।